चलो, तो आज हमने जनवरी 2021 का पेपर एक बार सॉल्व करके देखते हैं जो एग्जाम में आया हमारा अकाउंट्स का। ठीक है, ताकि एक आइडिया लगे कि पेपर में भाई सवाल किस तरीके के आते हैं। तो देखो, पहले एक बार क्वेश्चन, अगर इंस्ट्रक्शंस वगैरह को पढ़ो तो पहले तो पेपर का नाम आ गया। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। यानी कि हमारे पास टोटल में 6 क्वेश्चन होंगे। और 6 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब क्या है? इसको स्किप नहीं कर सकते। अगर ये अटेम्प्ट नहीं किया तुमने तो मार्क्स कटेंगे, सिंपल सी बात है। बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? वेरेवर नेसेसरी suitable assumptions should be made and disclosed by way of notes forming part of the answer and working notes should form part of the answer। ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि भाई वर्किंग नोट्स बनाने हैं और अगर कहीं अजम्पशन लेनी है हमने कोई, तो वो अजम्पशन हम स्टेट करेंगे अपनी कि हम ये अज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं सवाल को। ध्यान रखना, हमने पेपर ब्लैक पेन से सॉल्व करना है। ठीक है, ब्लू से नहीं करना या कोई दूसरा कलरफुल नहीं करना। ये तुम्हारी स्क्रैप बुक नहीं है स्कूल की कि तुम इसको कलरफुल कर दो। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो ब्लैक बॉल पेन रखना, जेल पेन मत करना। ठीक है, जेल पेन या ये जो यूनिबॉल वगैरह, इनमें पानी गिर जाता है ना तो फिर ये हो जाते हैं इधर से उधर, फैल जाती है इंक। तो कोशिश रखनी है हमने ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का होगा। देखो 12 नंबर का ये, बी पार्ट 4 नंबर, 16 नंबर हो गए ये, और अगला पार्ट भी इसका होगा 4 नंबर का। देखो आखिरी का आगे का 4 नंबर, तो कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 1 12 और 4 16, 16 और 4 20। तो क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का रहेगा। बट ध्यान रखना, ये 20 मार्क्स ऐसे भी हो सकता है कि 10-10 के 2 सवाल आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए और बी पार्ट हो 10-10 नंबर के। यहाँ पे तो 12 4 और 4 है, कुछ भी हो सकता है। फिक्स मत कर लेना कि पहला 12 फिर 4 और फिर 4 का नहीं, किसी भी तरीके से आ सकता है। बाकी के 5 सवाल जो होंगे वो 16 मार्क्स ईच होंगे। नहीं, तुम्हें 4 और करने ना, तो वो भी 20-20 मार्क के ही हैं। अगले भी 20-20 मार्क के ही हैं, 20 मार्क्स ईच। ठीक है, इंटरमीडिएट में ये 5 की जगह पे 6 हो जाते हैं, ये 4 की जगह पे 5 हो जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, फाइनल लेवल पे। ठीक है, अभी 4 और 5 होता है। अब जरा पेपर शुरू करके देखते हैं। फिर सबसे पहला सवाल देखो क्या रहा है? स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और इसके रीजंस भी देने हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट अ सेल। हम जो फोरफिटेड शेयर्स होते हैं अगर उनको री इशू करें तो उसको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं, बट सेल नहीं बोलते। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो बताओ जरा, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? बताओ, फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करना अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलेंगे और सेल नहीं। ये स्टेटमेंट है, ट्रू है या फॉल्स? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तो एक बार पहले हो चुका था। फोरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं? हमने पहले किसी को इशू करे थे, अलॉट करे थे, फिर उससे लेके किसी और को दे दिए, तो हमने क्या किया? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पहले हो चुका है, यहां पे एक्चुअली में सेल हो रहा होता है। तो ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन क्या दोगे? कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पहले हो जाता है और अब तो सिर्फ सेल हो रहा होता है किसी और को। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अ गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल
बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसीट। सब्सिडी क्या होती है? सरकार हमारे को किसी चीज में पैसा कम कर देती है, कंसेशन दे देती है, तो हमें बताना है कि ये कंसेशन जो सब्सिडी रिसीव्ड है वर्किंग कैपिटल के लिए, ये रेवेन्यू रिसीट है, ये स्टेटमेंट है, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो सरकार की तरफ से अगर सब्सिडी मिलती है और वो सब्सिडी मिलती है कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए, तब वो सब्सिडी हमारे लिए एक तरीके से कैपिटल ग्रांट होता है। बट यहां पे ये पैसा मिल रहा है वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब जो हमारे नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस है ना, ये उसके लिए मिल रहा है। तो ये क्या है? हमारे लिए एक रेवेन्यू रिसीट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ये मिलता फॉर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, जैसे कि प्लांटर मशीनरी मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्लांटर मशीनरी खरीदने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए सब्सिडी मिल रही है, तब उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। बट ये वर्किंग कैपिटल के लिए मिल रही है तो ये रेवेन्यू रिसीट ही होगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट मतलब जो नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है, पैसा आता है, वो होती है रेवेन्यू रिसीट। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। बताओ सेल्स बुक में कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों रिकॉर्ड होती हैं या कुछ और होती हैं? क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज फॉल्स। फॉल्स। क्या रिकॉर्ड होता है सेल्स बुक में? सेल्स बुक में कौन सी सेल्स रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट। ओनली क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कहां रिकॉर्ड होती हैं? कैश सेल्स कहां रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में। कैश बुक में। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, देयर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट। दो तरीके हैं अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, अकाउंट करंट प्रिपेयर करने के लिए। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। इंटरेस्टेबल, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। ये बैलेंसेस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंसेस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन हिज बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर। कह रहा है कंसाइनी कोई भी एंट्री नहीं करेगा जब उसको कंसाइनर से गुड्स मिलेंगे। ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ। बोलो। बोलो। ट्रू। नालायकों, इतनी याद नहीं चीजें। हमने, याद करो, हमने अकाउंट्स में बुक्स ऑफ कंसाइनी बनाया है। बताना कंसाइनी कौन से अकाउंट्स बनाता है? बताना। कंसाइनी कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइंस पर्सनल अकाउंट, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बहुत बढ़िया। अब एकता एक काम करियो, अपने हाथ में एक चम्मच लियो, चम्मच में पानी भर के जितना पानी है उसमें डूब जाना। नालायक।
बोलने से मेरे को पता चल गया, मेरे को पता चल गया, वो मैंने बुक्स ऑफ कंसाइनर पढ़ लिया था। कंसाइनी की बुक्स में कितने लेजर बनते हैं? अरे नालायकों, एक कंसाइनर अकाउंट बनता है बस। कंसाइनर अकाउंट, बताना कंसाइनर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या क्या दिखता है? पहले क्रेडिट साइड में बता दो क्या क्या आता है यहाँ पे क्रेडिट साइड में। ये रिवीजन किया है नालायकों तुम लोगों ने। कंसाइनमेंट सेल्स, अगर उसने कोई सेल्स करी है तो उसका अमाउंट आता है यहाँ पे। फिर यहाँ आता है कैश, अगर उसने एक्सपेंसेस करे हैं। फिर उसकी कमीशन इनकम आती है। फिर उसने कितना कैश सेंड कर दिया एडवांस, बीपी, बैलेंस कैरिड डाउन। ये एंट्रीज आती हैं। इसमें कौन सी एंट्री है गुड्स रिसीव होने की? जब उसको गुड्स रिसीव हुए हैं कंसाइनी से, इनमें से कौन सी एंट्री वो रिप्रेजेंट करती है? बताओ जल्दी। बोलो। कोई भी नहीं। कंसाइनर अकाउंट में सिर्फ ये बनता है जो कंसाइनी बनाता है। गुड्स रिसीव होने की कोई एंट्री नहीं होती। वो गुड्स कस्टमर को जब बेचता है उसकी एंट्री है। कोई खर्चे हैं तो वो, कोई कमीशन जो उसकी बनती है वो, एडवांस जितना है, कोई जितने कितने के बिल्स उसने एक्सेप्ट कर लिया, और जो बैलेंस कैरी डाउन है। गुड्स रिसीव होने की वो कोई एंट्री नहीं करता। तुम्हें ये बनाना आता है पर ये भूल गए, एक छोटा सा एक नंबर मुफ्त के कटवा लिए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए इशू करती है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखो 4 मार्क्स का है तो छोटा छोटा सी डेफिनेशन देनी है बस। कैपिटल कमिटमेंट, बताओ पहली वर्ड कमिटमेंट से क्या समझ में आता है? कमिटमेंट से समझ में क्या आता है? हाँ भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कमिटमेंट? कमिटमेंट मतलब ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैपिटल ऑब्लिगेशन मतलब हमने कोई कैपिटल प्रोजेक्ट है, अगर कोई कैपिटल प्रोजेक्ट है और उस कैपिटल प्रोजेक्ट में हमने कोई पैसा कमिट कर रखा है कि हम इतना पैसा देंगे। जैसे हम एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं और बिल्डिंग बनानी है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए जो हमने देने हैं, वो कमिट कर दिए कि हाँ हम ये बनाने के लिए पैसे देंगे, तो दैट इज अ कैपिटल कमिटमेंट। तो तुम क्या लिखोगे? ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज ऑफ कैपिटल नेचर, विच इज फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट, वो हमारे लिए क्या होती है? कैपिटल कमिटमेंट। नेक्स्ट, एक्सपायर्ड कॉस्ट। एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसी कॉस्ट जो अब रिकवर नहीं हो पाएगी। एक्सपायर्ड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो रिकवर नहीं हो सकती, मतलब अब आपके लिए वो एक एक्सपेंस है। ठीक है, आपने जो खर्च कर दी है और आपको वो रिकवर नहीं होगी, दैट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, फ्लोटिंग चार्ज। हाँ भाई, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? देखो, एसबीआई ने
मान लो तुम्हें लोन दिया, वर्किंग कैपिटल लोन, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस जो चलाने हैं उसके लिए लोन दिया है, ठीक है। अब ये बैंक तुमसे बदले में क्या मांगेगा? सिक्योरिटी मांगेगा। ये बदले में तुमसे सिक्योरिटी मांगेंगे। अब तुमने सिक्योरिटी में क्या दिया? अपने स्टॉक दिए, अपने डेटर्स दे दिए। अब स्टॉक देना है, डेटर्स देने का मतलब क्या है? तुम इनके पास रखवा के नहीं आ जाते हो स्टॉक, या डेटर को वहां खड़ा करके नहीं आ जाते हो कि जब तक मैं पैसे दूंगा ये डेटर तुम्हारे पास ही पड़ा रहेगा। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टॉक है ये तुम्हारे पास ही पड़ा रहेगा। डेटर्स से राइट तुम्हारे पास है, स्टॉक तुम्हारे पास है, ठीक है। तुम ये स्टॉक आगे किसी और को बेच सकते हो, बेच के पैसा आएगा तो वो डेटर बन जाएगा, और तुम फ्रेश किसी से नया स्टॉक खरीदते रहोगे। तो क्या होता है, स्टॉक जो होता है वो तुम रेगुलरली बेचते रहते हो और कस्टमर से पैसे रिकवर करते रहते हो। तो स्टॉक पे सिक्योरिटी हो गई एसबीआई को कि अगर तुम्हारे पास स्टॉक बिका तो तुम नया स्टॉक ले आओगे। तो वो क्या हो रहा है, जो स्टॉक था वो चला गया, अब नया स्टॉक आ गया। तो एसबीआई के पास जो सिक्योरिटी है वो फ्लोट हो रही है, बार बार एक असेट जा रहा है तो दूसरा असेट आ रहा है, तो दूसरा असेट पे चार्ज आ गया वापस। फिर एक डेटर्स ने पैसा दिया, दूसरे डेटर बन गए तो उन पे चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये जो बार बार चार्ज आगे पीछे क्रिएट होता है, मूव होता रहता है, उसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज समझ में आया किसी को, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। जब आपका सिक्योरिटी फ्लोट होती रहे एक असेट से दूसरे असेट पे, ठीक है, आप ये वाला असेट सेल हो गया, दूसरा नया स्टॉक खरीद लिया, ये डेटर्स आ गए, अब इन डेटर से पैसा आ गया, फिर किसी को बेचा, फिर नए डेटर्स क्रिएट हो गए। तो फ्लोट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो क्या होंगे हमारे फ्लोटिंग चार्ज। कोई डाउट किसी को? यस सर। नेक्स्ट है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस ये वर्ड हमने देखा होता है चैप्टर डेप्रिसिएशन में। क्या होता है इसका? फॉल इन द वैल्यू, फॉल कह लो या डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट ड्यू टू, असेट की वैल्यू में क्यों गिरावट आ रही है? ड्यू टू यूज, इफ्लक्स ऑफ टाइम, चेंज इन फैशन एटसेट्रा। चेंज इन फैशन, चेंज इन डिमांड, उसकी वजह से या पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो असेट की वैल्यू में गिरावट आती है उसको बोलते हैं हम ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। तो देख लो ये हमारा फ्री के 4 नंबर है। अगला क्या आ रहा है, सवाल हमसे कह रहा है प्रिपेयर अ बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो बैंक बैलेंस, डेबिट दे दी, कैश बुक, बैंक चार्जेस, ये सब, और हाँ यहां तक है, ठीक है। आ जाओ फिर जल्दी से बनाए बीआरएस। याद करो मैंने बीआरएस कैसे बताया था, एक तरफ इंसान एक तरफ भगवान, और वहां से सॉल्व हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो मतलब पासबुक पे पहुंचना है। तो हमने क्या किया था, कैश बुक बन गया इंसान, पासबुक बन गया भगवान। जिसका बैलेंस दिखाई दे रहा है, अवेलेबल है, वो इंसान बन गया, जिसका बैलेंस नहीं दिख रहा वो भगवान बन गया। और हमने क्या करना है, जो भगवान में हो रहा है वो फॉलो करना है। भगवान में बढ़ा हुआ है तुम बढ़ा दो, भगवान में घटा हुआ है तुम घटा दो, भगवान ने गलती करी है वो गलती तुम भी कर दो, तब जाके कैश बुक और पासबुक बराबर आएंगे, ठीक। आ जाओ। अच्छा मुझे ये बताना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। $1,00,000
98,000। साथ साथ करते रहो ये वाला, क्योंकि पेपर तो हमें करना है ना, प्रैक्टिस होती जाएगी हमारे भी हाथों से। बैलेंस एज पर कैश बुक 1,98,000। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि तुम सारे प्लस के आइटम पहले लिख सकते हो, सारे माइनस के आइटम बाद में लिख सकते हो, नहीं तो प्लस माइनस जैसे हमने क्लास में किया था वो भी कर सकते हो, जो मन करे वैसा कर लो। ठीक है, आओ सबसे पहले क्या आ रहा है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारे चार्जेस डेबिट किए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बताओ क्या करूं, इसको प्लस करूं या माइनस? माइनस। माइनस बैंक चार्जेस 34,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऑन 31 दिसंबर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 1 लाख रुपए हमारे को डेटर्स से रिसीव हो गए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। बताओ क्या करें? ऐड डाल दो, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स। वन लाख। नेक्स्ट, चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक किसी को दे दिया बट उसने अभी तक पेमेंट निकाली नहीं। बताओ क्या करूं? प्लस, चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड 45,000। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। क्या करें? हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया पर क्लियर नहीं हुआ। माइनस, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड 25,000। जिसको भी याद नहीं आ रहा है वापस बीआरएस जाके रिवाइज करो, तब जाके समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अब मैं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं करा सकता। नेक्स्ट 2 आइटम रह गए शायद हमारे भी। हाँ, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, एंट्री फॉर डिसऑनर नॉट मेड इन द कैश बुक। बताओ, हमें एक चेक मिला था, हमने वो चेक डिपॉजिट किया पर वो चेक बाउंस हो गया, और बाउंस होने की एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करी। माइनस की प्लस? माइनस। 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 माइनस डाल दो, माइनस चेक डिसऑनर्ड 5,000। और अगला है, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक ऑन 31 दिसंबर बट द सेम वाज अफेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1 जनवरी। हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि तुम पेमेंट कर देना 4,000 रुपए की 31 दिसंबर पे। बैंक ने 1 जनवरी पे वो करी है। बताओ माइनस की प्लस? प्लस, क्योंकि हमने एंट्री 31 दिसंबर पे बोली थी, बैंक ने जब करी 1 जनवरी पे, तो तब तक हम बीआरएस नहीं बना रहे, हम बीआरएस बना रहे 31 दिसंबर तक की। 31 दिसंबर कौन सा है? 2021। तो ये प्लस हो जाएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन
4,000 रुपये। देखना कितना आ रहा है टोटल। मतलब 83,000। 2,83,000। ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। प्लस से शुरू हुआ था, प्लस में ही रहा, तो यहाँ पे ये डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर प्लस से स्टार्ट होके यहाँ माइनस हो जाता तो ये डेबिट हो जाता। डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट। देखिए क्या आंसर है, 2,83,000 आ रहा है। ओह माय गॉड, आंसर मैच हो गया हमारा, 2,83,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। मिस्टर जोशीज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 डिड नॉट अग्री। मिस्टर जोशी की ट्रायल बैलेंस दे दी। द डिफरेंस वॉज पुट टू अ सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। टोटल ऑफ परचेजेस बुक ऑफ 1 पेज वॉज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। सेल्स ऑफ दिस पर अब बहुत सारी एंट्रीज हैं। हमसे क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स इन अ वे सो एज टू शो द करंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। हमसे वो कह रहा है एंट्रीज पास करो और करंट ईयर का दिखाओ। ध्यान से देखना, हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में गलतियां डिस्कवर हुई हैं। अगर नेक्स्ट ईयर में गलती मिलती है तो रेक्टिफाई कैसे करते थे, याद करके बताओ। जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, उसमें पर हाँ हाँ, आगे आगे। उसमें परचेज या फिर सेल्स वगैरह हम लोग नहीं डालते थे एंट्रीज में, उसकी जगह पे हम P&L डालते हैं। सिर्फ परचेजेस एंड सेल्स के लिए ही पिन लिखते हैं। इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्या कहा जीत? इनकम और एक्सपेंसेस की जगह। बिल्कुल ठीक। अगर हमें गलती नेक्स्ट ईयर में पता चलती है और नेक्स्ट ईयर में जब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट खुल रहा है तो हम इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट ना खोलते हुए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करा करेंगे। ठीक है, P&L एडजस्टमेंट क्यों यूज करते थे, याद करके बताना। उसका रीजन भी दिया था मैंने, क्यों करते थे। बोलो। सर क्योंकि पिछले साल की बुक्स क्लोज हो चुकी होती हैं, तो जब हम नेक्स्ट ईयर में उन एरर्स को ठीक कर रहे होते हैं तो हम उन्हें एडजस्टमेंट के थ्रू ही ठीक करते हैं। उन क्यों? बुक्स को दोबारा नहीं खोला जा सकता। वो तो ठीक है, बुक्स को दोबारा नहीं खोला जा सकता, तो दो P&L एडजस्टमेंट क्यों नहीं लिख सकते। जैसे मान लो, लेट अस सपोज हमें एक एंट्री करनी थी, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। ठीक है, हमने ये एंट्री नहीं करी। ठीक है, हम नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं, एंट्री रेक्टिफाई करनी होती है। तो हमने क्या सीखा, अगर इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट है तो उसका नाम नहीं लिख के देंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, P&L एडजस्टमेंट। मतलब इस एंट्री की रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स तो एक असेट है, तो असेट की जगह पे तो P&L एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे। बैड डेट्स क्या है, एक एक्सपेंस, एक लॉस, इसी जगह पे ये आएगा। सवाल ये है ये ही क्यों आएगा, ये एज इट इज लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा उससे रेक्टिफाइंग एंट्री में। क्या क्या क्या, हाँ ठीक बोल रहे हो।
मतलब इस साल के बैड डेट्स में भी तो ऐड हो जाएगा ना वो, बट वो प्रीवियस ईयर का है तो का- हमारा इस साल का भी खराब हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक। अगर मैं ये बैड डेट यहां लिख दूं तो मेरे 2021 के बैड डेट बढ़ जाएंगे। शेयर होल्डर को देखने से दिखेगा कि इस साल तो बहुत बैड डेट हो गया यार, बट उनको नहीं पता कि यार ये बैड डेट कुछ पीछे वाला भी है। तो वो उस साल के इनकम्स या करंट ईयर के इनकम्स या करंट ईयर के एक्सपेंसेस को भी चेंज कर देगा। वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट खोला जाता है। ठीक है, डेटा तो एक असेट है, असेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस में डाल दोगे तो करंट ईयर के इनकम्स एंड एक्सपेंसेस गलत आ जाएंगे, इसलिए हम इनको पिन एडजस्टमेंट से रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो देखो क्या कह रहा है, द टोटल ऑफ परचेजेस बुक ऑफ वन पेज ₹5615 was carried forward to the next page as 6551। बताओ, इसकी अगर एक नॉर्मल एंट्री बनाते तो क्या होता, परचेजेस बुक इतने से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था, इतने से कैरी फॉरवर्ड हो गया, इसकी एंट्री क्या होगी? ये हमने अपने नोट्स में से सवाल। देखो परचेजेस क्या होता है, डेबिट। परचेजेस क्या है, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए इतने से, डेबिट हो गया इतने से। बताओ ज्यादा डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, ज्यादा क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ है, ज्यादा डेबिट हुआ है या कम डेबिट हुआ है? ज्यादा डेबिट हुआ। ज्यादा डेबिट हो गया, फालतू में हुआ ना, तब क्या करोगे, क्रेडिट। मतलब परचेजेस क्रेडिट होना चाहिए, बट परचेजेस क्या है, एक एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट है तो एक्सपेंस अकाउंट का नाम नहीं आ सकता, क्या आएगा, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो जितने ज्यादा से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट कर दो, तो डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, 6551 माइनस दिस 936। 936। अब डेबिट में क्या करें, डेबिट में तो कुछ मिल नहीं रहा, तो सस्पेंस आ जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो पूछो। देखो आंसर में भी यही आ रहा है, सस्पेंस टू पिनल एडजस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, a sale of 281 was entered in the sales book as 821 and posted to the credit of the customer। बताना जरा, अगर मैं इसकी करेक्ट एंट्री करता तो क्या एंट्री करता, सेल ऑफ 281 was entered in the sales book, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स आती है, उसको हमने पोस्ट कर दिया 821 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। पहले बताओ इसमें करेक्ट एंट्री क्या होती, 281 की कस्टमर को क्रेडिट सेल्स करी, कस्टमर टू पे। हाँ, डेटर टू सेल्स 281, इन्होंने क्या एंट्री कर दी, सेल्स बुक में उसको 821 डाला और पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, इन्होंने एंट्री क्या करी बताओ। हमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि रॉन्ग क्या है, तो रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम। उन्होंने क्रेडिट में सेल्स डाला और कस्टमर डाला है। तो 2 सेल्स और 2 डेटर, अब कितने कितने से वो बताओ। सेल्स 821 से, ओके, कस्टमर 281। 281 से। ठीक है, तो तुम्हारे पास करेक्ट एंट्री एरी रॉन्ग एंट्री एरी, बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। डेटर्स डेबिट, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस। डेटर्स डेबिट, सेल्स डेबिट करूं, नालायक। ऐसे मतलब वैसे तो वही होती ना, हाँ, अगर हम
नेक्स्ट ईयर में ना होती तो ये एंट्री होती। डेटर्स डेबिट, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू सस्पेंस। अब पीएनएल एडजस्टमेंट डेटर्स, ये अमाउंट्स बताओ कितने कितने से। डेटर्स 281, डेटर्स 281, गलत। डेटर्स डबल अमाउंट से होंगे। डेटर्स तुमने पहले क्रेडिट करे, तुमने पहले क्रेडिट करे तो पहले रिवर्स करोगे तो डेबिट होगा, और एक बार डेबिट करना था वो डेबिट नहीं किया तो डबल्स हो जाएगा। कितना? 562। यस सर। पीएनएल एडजस्टमेंट बताओ। 540। ग्यारह सौ दो। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन तो पूछो। ये कैसे आई? जिसको डाउट है तो पूछो। ऐसे बैठे रहोगे तो एग्जाम में भी बैठे रह जाओगे, नहीं आ रहा समझ तो पूछ लो। सर एक और बार बता। डेटा डेबिट होना चाहिए था, क्या डेटा डेबिट हुआ? नहीं, डेटा फालतू में क्रेडिट हुआ। तो पहले तो एक बार डेटा को डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट क्यों करेंगे? ताकि ये कैंसिल हो। फिर 281 से डेबिट किया ताकि ये कैंसिल हो सके। अब इतने से डेबिट होना चाहिए था ना, वो डेबिट तो हुआ ही नहीं, तो एक बार और डेबिट करो, तब जाके ये 281 से डेबिट एक्चुअल में हो पाएगा। तुम समझो, तुम यहां खड़े हो, तुम्हें इधर जाना था, तुम चले गए इधर, ठीक है? तुम यहां पे खड़े हो, ये रहे तुम खड़े हुए हो, तुम्हें जाना इधर था, तुम कहां चले गए? इधर चले गए, यहां पे। तब तुम्हें यहां जाना है, यहां पहुंचना है, तो क्या करोगे? पहले एक कदम वापस आओगे और फिर एक कदम, ठीक? तो तुम्हें करना था डेबिट, तुमने क्या कर दिया? क्रेडिट। यही तो किया, करना था डेबिट, क्या कर दिया? क्रेडिट। तो तुम क्या करोगे? क्रेडिट कर दिया ना, एक बार वापस डेबिट करोगे ताकि तुम यहां पे आओ, और फिर एक बार और डेबिट करोगे तब जाके तुम यहां पहुंचोगे। तो यही हो गया डेटर्स डेबिट। अब सेल्स क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट तो हुआ बट ज्यादा से क्रेडिट हो गया, सेल्स ज्यादा क्रेडिट हो गया ना, तो क्या करोगे? सेल्स को डेबिट कर दोगे। बट सेल्स क्या है? इनकम। इनकम तो यूज नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब क्रेडिट में तो कुछ बचा नहीं, तो क्या आ गया? सस्पेंस। ठीक, देखिए से करेक्ट आंसर। अच्छा, इन्होंने ना क्या समझ लिया, इन्होंने यहां पे भी डेटर में भी आई थिंक 821 डाल दिया इन्होंने। देखना एक बार टोटल करना, 821 प्लस 281, 281 प्लस 821 कितना आएगा? 2, 1102। हाँ, इंस्टीट्यूट ने इसको ये मान के चल दिया कि यहां पे भी 821 हो गया है, तो ठीक है। अगर वो ऐसा मान के चल रहे हैं तो ये 1102 हो जाएगा अमाउंट। देखो मैंने क्यों माना, क्योंकि यहां लिखा है सेल्स बुक में 821 आया, तो मैंने सेल्स बुक में ही चेंज किया बस। बट इंस्टीट्यूट कह रहा है नहीं, इन्होंने डेटर में भी चेंज कर दिया, डेटर में भी 821 डाला है। तो अगर वो इंस्टीट्यूट ऐसे मान के चल रहा है, तो तुम अगर मान के चलना चाहते हो कि सिर्फ सेल्स में गलती है, तो लिख देना ये अजम्पशन, लिख देना कि एंट्री रॉन्ग सिर्फ सेल्स में हुई है, डेटर में नहीं हुई। डेटर में अमाउंट की करेक्ट पोस्टिंग रही है, बस क्रेडिट हो गया डेटर। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 1642। नेक्स्ट, a return to creditor 295 was entered in the returns inward book. However, the creditor's account was correctly posted. हमने क्रेडिटर को रिटर्न किया 295 का, बताना इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी?
हमने क्रेडिटर को रिटर्न किया। क्रेडिटर को रिटर्न करने का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, क्या है? परचेज रिटर्न। तो 295 का परचेज रिटर्न किया क्रेडिटर को, उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज टू परचेज रिटर्न। है नालायक। Returns to per- साहिल क्या बोला? साहिल क्या एंट्री बताई? तो परचेज क्रेडिटर परचेज टू परचेज रिटर्न कितना? 295। रॉन्ग एंट्री क्या हुई? एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम करेक्ट और रॉन्ग ऐसे करते रहो। ये तुम लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस से दिमाग में करनी है। ऐसे तो 3 घंटे इसी सवाल में लग जाएंगे। अब वो कह रहा है 295 की जो ये क्रेडिटर को रिटर्न है, इसको हमने रिटर्न्स इनवर्ड बुक में डाल दिया। रिटर्न्स इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। बट क्या कह रहा है? हाउएवर द क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। क्रेडिटर अकाउंट में करेक्ट पोस्टिंग हुई है। बताना इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है? डेबिट प्लस रिटर्न क्रेडिट। क्रेडिटर डेबिट और सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड डेबिट, और क्रेडिट में कुछ किया ही नहीं। बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। ये सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न इनकम एक्सपेंस के खाते हैं, तो ये डबल अमाउंट हो जाएंगे। 295 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 590 शायद, 590। किसको ये नहीं आई समझ पूछो। ये देख लो, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 590। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम सेनु 895 was posted to the debit of Sethu। बताओ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेनु 895 was, वर्ड आ रहा है पोस्टेड, मैंने कुछ बताया वो होता है पोस्टेड से, टू द डेबिट ऑफ सेठू। पहले बताओ सेनु से कैश रिसीव हुआ, इसकी एंट्री क्या होती? कैश टू शेयर। Cash down debit. कितना है? 895। वो कह रहे हैं इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेठू। बताओ रॉन्ग एंट्री क्या हुई? वर्ड लिखा है पोस्टेड। जब भी रेक्टिफिकेशन मैंने पढ़ा है तब भी मैंने हमेशा एक वर्ड पोस्टेड के लिए हमेशा बोलता कि पोस्टेड का कुछ मतलब होता है। बताओ रॉन्ग एंट्री क्या?
पोस्टेड से मैंने बोला था सिर्फ एक ही जगह पे गलती है। अगर वर्ड लिखा है पोस्टेड मतलब एक ही अकाउंट में गलती हुई है। तो बताओ कौन से अकाउंट में गलती हुई? नालायक, ये रिवीजन कर रखा है इन लोगों ने। कैश की जगह सीफूड ऐड। सिर्फ एक जगह पे गलती, सेनू को क्रेडिट करना चाहिए था, उसी जगह पे सेठू डेबिट कर दिया। कैश में ठीक है, एक ही जगह गलती, मतलब ये ठीक है, ये गलत हो गया। रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो क्या होगी? सेठू टू सेनू। नालायक। सॉरी सॉरी, सस्पेंस टू सेनू टू सेठू। हम्म, कितना आ जाएगा इसका टोटल कर देना यार। आई थिंक 1790 है शायद। ये करेक्ट रॉन्ग और ऐसे करके लिख सकते हो अपने पास। अभी के लिए एग्जाम में मत करना, इतना टाइम नहीं होगा, जल्दी जल्दी करना। अगर तुम्हारे को लग रहा है कि तुम्हें इसी से ही सॉल्व कर पाओगे ना, तो पूरा पूरा मत लिखना। बस क्या करना है, ऐसे C2 सेनू, C2 सेठ, और ऐसे से जस्ट छोटे छोटे करके, ठीक है। तो सस्पेंस टू सेनू टू सेठू, ये देख लो, सस्पेंस टू सेनू और टू सेठू भी आ जाएगा अगले पेज पे। बाकी के आंसर दिख जाएंगे, इसलिए नहीं दिखा रहा अभी। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 1400 वर डिस्पैच्ड टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। हमने 1400 की गुड्स एक कस्टमर को भेज दिए थे, बट इस बात का कोई इनवॉइस नहीं बनाया। बताओ क्या करें? करेक्ट क्या हुआ, रॉन्ग क्या हुआ? डिस्पैच का मतलब क्या है यहाँ पे? सोल्ड। बोलो अब। सर सेल की एंट्री कर देंगे। तो क्या एंट्री करें? बोलो क्या एंट्री करें? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। नालायक। हमने कस्टमर टू सेल्स बुक करना चाहिए था, बट हमने वो बुक ही नहीं करी एंट्री। तो अब बुक कर देंगे कस्टमर टू सेल्स, बट सेल्स नहीं लिख सकते, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। देखो कस्टमर टू P&L एडजस्टमेंट, नेक्स्ट, goods worth 1600 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book at the close of the year and the customer still had the option to return the goods। हमने 1600 के गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे कस्टमर को भेजे थे और हमने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया था। कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन था रिटर्न करने का और उस पे 20% का प्रॉफिट था ऑन सेल्स।
बताओ क्या करना चाहिए था। दोबारा सवाल सामने रख रहा हूं, सोच के बताओ। ये सेल और रिटर्न चैप्टर से जुड़ा हुआ है। सर हम इसको स्टॉक में ऐड कर लेंगे। बस उतना ही काम। पढ़ो सवाल। 1600 के गुड्स हमने कस्टमर को भेजे थे ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। जीपी वॉज 20% ऑन सेल्स। हम सेल और रिटर्न में क्या सीख के आते थे, अगर 31 मार्च के बाद कुछ गुड्स पड़े हुए हैं तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करते थे जिनके बारे में कोई खबर नहीं आई। सीपी पे ऐड कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। एक ट्रीटमेंट तो ये, एक और कुछ होता है। सेकंड क्या होता है? अरे नालायकों, उसको सेल्स मान रखा है उसने। वो सेल्स तब तक नहीं होगा जब तक कस्टमर अप्रूवल ना दे दे। तो उन्होंने जो इसको 1600 में जो सेल के तौर पे बुक कर रखा था, वो उसको हम वो करेंगे रिवर्स। ठीक है, अब ये 1600 कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? से कॉस्ट प्राइस। बाकी लोग भी बता दो क्या लग रहा है। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। देखो जितना मुझे लग रहा है दिस इज सेलिंग प्राइस। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इंस्टीट्यूट क्या मान के चल रहा है इसको। चेंज ही होगा सर, ये सेल्स बुक में एंटर है। हाँ तो इंस्टीट्यूट इसको सेल प्राइस ही मान के चल रहा है, और सेल प्राइस ही मानना भी चाहिए। दिस इज सेल्स प्राइस नॉट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमने सेल्स मान रखा था तो हमें सेल्स रिवर्स करनी होती है। तो जब हमें सेल्स रिवर्स करते हैं तो सेल्स रिवर्स करने की एंट्री होती है सेल डेबिट टू कस्टमर। ध्यान से सुन लो, रिवर्स करने की एंट्री क्या होती है? सेल्स डेबिट टू कस्टमर सेलिंग प्राइस से। और इसको जब हम अपना स्टॉक मानेंगे, जब हम इसको अपना स्टॉक मानेंगे तो स्टॉक की क्या एंट्री होती है? स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये कितने से होती है? कॉस्ट प्राइस से एंट्री होगी। ठीक है, अब हम इसको जब रिवर्स करेंगे तो सेल्स तो इनकम एक्सपेंस है, सेल्स के पे क्या आ जाएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू कस्टमर्स या डेटर, कुछ भी लिख दो। 1600 की सेलिंग प्राइस, इसको अपना स्टॉक मानेंगे। अब स्टॉक तो असेट है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? एक एक्सपेंस अकाउंट, इनकम एक्सपेंस अकाउंट ही है ये। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट है ये, याद रखना, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंस। तो ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है ना। तो नॉमिनल अकाउंट में इसकी जगह पे हम पी एंड एल एडजस्टमेंट यूज करेंगे। स्टॉक डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। अगर ट्रेडिंग लिख दोगे तो इस साल के ट्रेडिंग में चला जाएगा वो, इस साल के ट्रेडिंग में थोड़ी डालना है। अब क्या कहा था? इसके अंदर 20% का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो 20% इसका निकाल के माइनस कर दो। 20% हो गया 320। देखना कितना आ रहा है। 300 माइनस कर दूं तो 1300 और 20 और 1280। चेक करना यही है क्या? 20% ऑफ सेल्स है ना। हाँ, जीपी है 20% ऑन सेल्स, तो 20% तो वही 32, 16 टू 32। हाँ तो 1300, 1280। देखे एंट्री, ये देखो, पी एंड एडजस्टमेंट टू कस्टमर, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू कस्टमर 1600, स्टॉक टू पी एंड एडजस्टमेंट 1280।
स्टॉक टू पिन एडजस्टमेंट 1280। नेक्स्ट, $600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वर टू बी टेकन टू द वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। ओ माई गॉड, 600 रुपए मिस्टर क्यू से ड्यू थे, उसको हम ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गए। बताओ, सोचो जरा। अरे यार, डेटा टू सस्पेंस, खत्म बात। डेटर कौन है? क्यू। और ये लो, डेटर लिख दो, ट्रेडिसेबल या क्यू टू सस्पेंस। क्या छोटी सी तो चीज है ना, सोचो। ट्रायल बैलेंस में नहीं लेके गए, तो ट्रायल बैलेंस में क्यू से पैसा ड्यू था, तो क्यू क्या हमारा डेटर है। अगर डेटर नहीं पहुंचा तो मतलब ट्रायल में डेबिट नहीं पहुंचा होगा, है कि नहीं? ट्रायल बैलेंस में नहीं पहुंचा तो डेटर कहां जाते हैं? ट्रायल की डेबिट साइड पे जाते हैं ना। वो वहां नहीं पहुंचा तो अब पहुंचाओ भाई, क्यू को करो डेबिट। और एक ही जगह पे तो गलती हुई है, डेबिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं हुआ, तो सस्पेंस ही लिखना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू आर 3000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बताओ क्या एंट्री होगी? जल्दी बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। आगे टू मिस्टर आर। दुर्गेश, घर पे जो चम्मच पड़ी है उसमें पानी डाल के जितना पानी आ जाए डूब जाइए उसमें, नालायक। सेल्स की एंट्री नहीं आती तुझे? सेल करने की एंट्री नहीं आती? 11वीं में पढ़ी थी ये। सर आर पी एंड एल एडजस्टमेंट होगी ना? हम्म। नेक्स्ट, अभी हो गया क्या? अच्छा, सारी एंट्रीज हो गई। तो जितने भी पिन एडजस्टमेंट है प्लस माइनस करके, जितने भी पिन एडजस्टमेंट का प्लस माइनस करके आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ये देखो, लास्ट में कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जब जब डेबिट हुआ है तब तब एक्सपेंस है, जब जब उसमें क्रेडिट हुआ है तो इनकम है। ठीक है। इनकम एक्सपेंस को टोटल करके देख लेंगे, डेबिट क्रेडिट को प्लस माइनस करके देख लेंगे, तो ये 5066 का क्रेडिट आ रहा होगा। वो क्रेडिट हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया तो कैपिटल बढ़ जाएगी। इनकम ज्यादा है अगर तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। देख लो, उन्होंने वही किया है। जोशी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि इसमें क्रेडिट पड़ा होगा, मतलब ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है कैपिटल अकाउंट में। कोई डाउट किसी को तो बताओ। नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है। मेसर्स, ये मिसेज नहीं है, मेसर्स, ये मिस नहीं है, ये मेसर्स दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड 10 ट्रक्स ऑफ 50 लाख ईच। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे वर्ड्स। 10 ट्रक 50 लाख का एक है।
तो 10 ट्रक हो गए 5 करोड़ के। कब खरीदे? 1 जुलाई 2017। 1 अक्टूबर 19 पे वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। 35 लाख इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। ऑन द सेम डे अनदर ट्रक इज परचेज फॉर 60 लाख। कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। कंपनी ऑब्जर्व्स कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। गिव द ट्रक अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग 31 मार्च 2020। ओके, 2 साल का काम मांग रहा है ओनली, 2020 पे जो खत्म हो रहा है, मतलब 2019 2020। आओ एक डायग्राम बनाते हैं। सवाल ने हमसे काम इन्हीं 2 सालों का मांगा है, बट वो जो ट्रक्स खरीदे हुए हैं वो 2017 के खरीदे हुए हैं। ठीक है, और 2017 में भी कब खरीदे थे? 1 जुलाई पे। 1 जुलाई मतलब 2017 का बीचों बीच, यहां पे 1 जुलाई पे परचेज किए थे 10 ट्रक्स ऑफ 50 लाख, यानी कि 5 करोड़। ठीक है, अब ईयर एंड पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन, यहां पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और यहां पे डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन? 20% है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब एसएलएम हो गया 20% एसएलएम। ठीक है, अब हमने साल यहां से शुरू करना है अपना अकाउंटिंग, बट पीछे का काम करना पड़ेगा। पीछे का क्या काम करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे? हमें पीछे का क्या काम करना होगा? बोलो, क्या करना होगा? ये 1.5 साल का डेप्रिसिएशन लगाना होगा। 6 महीने यहां, 1 साल यहां, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होगा ताकि यहां पे ओपनिंग बैलेंस जब आए, करने के बाद आए। अब उसने क्या बोला, कह रहा है 1 अक्टूबर 2019 पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और 35 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। उसी दिन हमने 60 लाख रुपए का एक और नया ट्रक खरीदा। तो 1 अक्टूबर 2019 वो यहां आएगा कहीं। तो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। सवाल हमसे अकाउंटिंग मांग रहा है, ये 2 साल होती करने से पहले हमें इस दिन पर ओपनिंग का बैलेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनका डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालेंगे। आओ, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ WDV
और पहले तो 6 महीने, 5 करोड़ 20% लगाओ 6 महीने के लिए, क्या आ जाएगा? हाँ, एक ट्रक का क्यों दिखाएगा सिर्फ? यहाँ पे जब तू अकाउंट बनाएगा तो ओपनिंग वाले तुझे एक ट्रक का लिखना है, सारे ट्रक का लिखना है? मन में कर लियो, इंस्टीट्यूट भी मन में मार्क्स दे देगी। ₹4.5 करोड़, ये क्या आ गई? WDV ऑन विच डेट? 31 दिसंबर या 1 जनवरी 18। फिर से माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, 5 करोड़ पे 20%, सीधा सीधा 1 करोड़ आ जाएगा। ₹3.5 करोड़ आ गया WDV ऑन 1 जनवरी 19। अभी कितने ट्रक की है? 10 ट्रक की है। एक ट्रक की पूछो तो क्या कहोगे? एक ट्रक की WDV कितनी है? ₹3.5 करोड़ को 10 से डिवाइड कर दो, 35 लाख आ गए। अजी तेरा काम भी हो गया यहाँ पे देख, 10 ट्रक का निकाला, एक ट्रक का अपना डिवाइड करके आ गया, अलग से नहीं निकालना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, अब हमने यहाँ की वैल्यू निकाल दी कि यहाँ 3.5 करोड़ है। चलो ये तो काम की बात हो गई। अब यहाँ पे ये 9 महीने यूज होने के बाद एक ट्रक बेचा जा रहा है, तो 9 महीने ये ट्रक यूज होगा, 9 महीने का इस पर डिप्रेशन लगेगा, और उसके बाद इसको 35 लाख रुपए में इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी। हमें इसका प्रॉफिट और लॉस भी निकाल, तो वर्किंग नोट वाला काम पहले कर लेते हैं सारा, ताकि फिर हम बाद में बस अकाउंट को सीधे सीधा बना पाए। तो एक वर्किंग नोट और बना लो, ये एक्चुअली वाला जो है वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सीडेंट। तो WDV ऑफ वन ट्रक ऑन 1 जनवरी 2019 35 लाख का है। इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% फॉर 9 मंथ। अब SLM मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 50 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट थी, इस पे 20% 9 मंथ्स के लिए, देखना कितना आ रहा है। अक्टूबर नवंबर, बताना। 50 लाख पे 20% फॉर 9 मंथ्स, कितना डेप्रेशन आ रहा है? ₹7.5 लाख। ओके ठीक है, 7.5 लाख माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 27,50,000। ये क्या है? दिस इज द WDV ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया ₹35 लाख का।
तो हमें 7.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट किसी को इस बात में तो पूछ लो। ये कर लिया सबने कॉपी? क्या सबने कॉपी? आ जाओ अकाउंट बना लें। ट्रक अकाउंट। एक डेट का कॉलम भी बना लेना। एग्जाम में डेट पर्टिकुलर रुपीज के पीछे ज्यादा मत पड़ना। टाइम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की। इसके कोई मार्क्स नहीं है, ना लिखने के मिलेंगे ना लिखने के कटेंगे। करें स्टार्ट। हम यहाँ बैठे तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली थी कि 3.5 करोड़ की वैल्यू है। डालो यहाँ पे 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बात वर्किंग नोट नंबर 1 में है। ये वैल्यू 3.5 करोड़ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 1 अक्टूबर पे सेल हो गई। 9 महीने का इस पे डेप्रेशन लगा। 9 महीने का डेप्रेशन 7.5 लाख लगा और 35 लाख पे बेच दिया, 7.5 लाख का प्रॉफिट। चलो ये 1 अक्टूबर पे पहले इस पे डेप्रेशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये बात कहाँ लिखी है? वर्किंग नोट नंबर 2 में 7.5 लाख। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर पे ये सेल हो गया बैंक। ये हमारा क्लेम रिसीव हुआ कितने का? 35 लाख रुपए का। और 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इधर आ जाएगा, प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 2 7.5 लाख। अब 1 अक्टूबर पर उसने कहा था एक मशीन और खरीद ली, एक ट्रक और खरीद लिया, तो आ गया बैंक 60 लाख। तो बोला था ना इसी दिन एक और ट्रक खरीद लिया 60 लाख रुपए का, तो ठीक है ये आ गया। अब बस 31 दिसंबर पे डेप्रेशन डालो और एक अगले साल का डेप्रेशन डाल दो, हो जाएगा। तो 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन देखो 50 लाख के 9 ट्रक हैं। एक ट्रक तो बिक गया। 50 लाख के 9 ट्रक प्लस एक ट्रक 60 लाख का। पर इस 60 लाख वाला अलग कर दो। चलो जो 50 लाख के 9 ट्रक हैं इन पे सीधा सीधा 20% डेप्रेशन लगा दो। और जो नया ट्रक है उस पर तो कम डेप्रेशन लगेगा, तो 60 लाख का ट्रक उस पर 20% डेप्रिसिएशन 3 महीने के लिए। ठीक है, तो 45 लाख हो गए। ये 45 लाख का 20%, 45 का 20 हो गया 9 लाख। इसका 20% हो गया 1,20,000।
1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 30,000, नहीं 12 लाख, 3 लाख हो जाएगा ये। हम्म, 3 लाख। ठीक है, चलो 31 दिसंबर पे बैलेंस कैरी डाउन निकालना कितना आ रहा है? ये सब प्लस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन। करो जल्दी। होने वाले ट्रकों पे 9 लाख का डेप्रिसिएशन कैसे आ रहा है? 50 लाख के 9 ट्रक, ठीक है, 45 लाख के हो गए ना, 10 ट्रक थे ना, 50 लाख का ईच था ना एक, तो एक ट्रक बेच दिया तो 9 ट्रक बचे, तो 50 लाख इंटू 9 कितना हो गया? 45 लाख हो गया ना शायद ये। 45 लाख कैसे होगा? 50 लाख का तो एक ही है। ओ 4.5 करोड़ हो गया, सॉरी 450 लाख, हाँ तो ये 90 लाख हो जाएगा, 90 लैक्स। निकालो। जल्दी निकालो भाई, कितना आ रहा है? 2 करोड़ 82। 2,82,00,000। ओके, 2020 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन 2.82 करोड़। इस पे लगा दो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बस, 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन, तो कितना? एक तो 450 लाख प्लस 60 लाख का फुल ईयर का 220% का डेप्रिसिएशन, तो 510 लाख का 20%। निकालो जल्दी कितना आ रहा है? 510 लाख का 20%, $102 आ रहा है शायद, है ना? चेक करना, 102 लाख मतलब 1.02 करोड़, सिंपली 1.02 करोड़। तो ये कितना बच गया? 1.7 करोड़, नहीं 8 करोड़, 1.8 करोड़। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 102 लाख, चेक कर लो एक बार, ये ठीक है ना ये? ओके, देखिए आंसर क्या है, 1.8 करोड़ है, आ गया। देखो लास्ट अकाउंट आखिरी वाला देखो, 1.8 करोड़। ठीक है, तो हमारा आंसर टैली हो गया। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ना सर। तो आज इतना ही करेंगे, ये अभी टेस्ट पेपर बच रहा है, बाकी का इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। ठीक है।
चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।